गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी जो सफलता की कहानी है वो लेके आया हूँ। आज जो उसका पार्ट है वो 10 है। और आज हमारे साथ मनीष जी सर हैं और वो एक कनिष्ठ सहायक हैं, जूनियर असिस्टेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और 2018 में इनको जॉब मिली है। इनसे जानेंगे किस प्रकार इन्होंने अपने संघर्ष से सफलता हासिल की है। और आपने तो एक जो विवेक राजदान है जो कमेंटेटर है उनकी एक लाइन तो सुनी होगी कि कमियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, और देखने वाले परिंदे यदि तेरे में दम है तो तू कहाँ तक पहुँच सकता है। और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने संघर्ष के दिनों को बिता के सफलता हासिल की है। स्वागत करते हैं सर का अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत सर आपका। नमस्ते। तो सर से जो पहला मेरा जो सवाल रहता है हमेशा, सर आपका जो सबसे परिचय एक बार नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा मोटिवेशन को। हम्म, अजय भाई ने जो मुहिम चलाई है वो बहुत ही उम्दा है। इसमें क्या है कि मैंने इनके सारे वीडियोस देखे हैं। उसमें से लगभग 2 या 3 लोग तो ऐसे हैं जो हमारे गांव के होने के बाद भी मैं उनको नहीं जानता कि ये सरकारी सेवा में हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम मनीष कुमार सैनी, मैं ग्राम टाकड़ा का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम मदन लाल सैनी है, वो भी राजकीय सेवा में रह चुके हैं। अभी मार्च 2021 में सेवानिवृत्त हुए हैं। 40 साल की सर्विस दी है उन्होंने। तो सर आप जो अपना शुरुआती जीवन है, आपका जो बिल्कुल। शुरुआती परिचय है एजुकेशन का वो बता दीजिए सर एक बार। बिल्कुल। हम्म, मैंने अपनी जो भी शुरुआती एजुकेशन है हम्म, वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाकड़ा से ही की है। हम्म, उसके बाद मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम्म, चोमू से रही है। हम्म, उसके बाद मैंने आर एल सेरिया हम्म, कॉलेज, जो नामी हुई कॉलेज है कालाडेरा की, हम्म, उसमें बीएससी के लिए फॉर्म डाला था। हम्म, 1 मंथ के करीब वहाँ मैंने टीचिंग क्या पढ़ाई के लिए हम्म, मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद जस्ट महीने भर बाद मेरा आरपीटी में सिलेक्शन हुआ। हम्म, तो मैंने बीटेक के लिए अप्लाई किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने बीटेक की है। हम्म, 2008 से लेके हम्म, 2012 4 साल का कोर्स रहता है। हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट रहा। हम्म, उसके बाद मैं अपने कंपटीशन कैरियर में आया। हम्म, तो उसमें जैसे मैंने शुरुआत की एसएससी से, हम्म, जो कि बहुत अपने इंडिया लेवल की एग्ज़ाम मानी जाती है। हम्म, तो उसके बाद मैंने एसएससी की तैयारी की। हम्म, शुरुआती दौर में जयपुर की टॉप क्लास की हम्म, पैरामाउंट कोचिंग, केडी कैंपस 2 कोचिंगें थी। हम्म, तो मैंने पैरामाउंट ज्वाइन की। उसके बाद मेरी जो स्थिति है वो डामाडोल स्थिति रही। हम्म, मैं कभी एसएससी में गया, कभी राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम में आया। हम्म, तो लगभग 2 साल तक घूमने के बाद हम्म, मैंने डिसाइड किया कि कुछ दिन मैंने प्राइवेट जॉब भी की, क्योंकि हम्म, बीटेक था। हम्म, तो सोचा कि इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ ऐसा हो कि जो सब्जेक्ट लिया है हम्म, उसी के तरफ अपन रुझान रखें। प्राइवेट में जॉब करने के लिए तो आपको पता ही होगा कि हम्म, वहाँ ये होता है कि अमाउंट कम होता है, हम्म, जो तनख्वाह होती है वो हम्म, बहुत लिमिटेड होती है, हम्म, और काम वर्क ज़्यादा होता है। और सेकंड चीज़ ये रही कि अब हम लोग यानी आप मैं जो भी हैं ग्रामीण परिवेश से रहने वाले हैं, तो उनको ये नहीं पता कि पैसा क्या है क्या नहीं है। उनको ये एक ही चीज़ दिखती है कि सरकारी जॉब, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे टीचर हो, आरएस हो, आईएएस हो, उनको एक ही चीज़ चाहिए कि बस सरकारी जॉब। तो मैंने भी फिर यही डिसाइड किया कि मैं जो भी हो मैं सरकारी सेवा में ही जाऊंगा। तो सर आप ये बताइए कि जो आपने तकनीकी जो शिक्षा चुनी थी बीटेक वगैरह, तो ये बिल्कुल। फैसला कैसा रहा आपका, इसमें जाने का फैसला कैसा रहा आपका? फैसला तो सही था, हम्म, ऐसा नहीं कह सकते कि हम्म, फैसला गलत था। हम्म, क्योंकि मैं जब 8 9 10 जो बैच होता है हम्म, स्कूल लेवल का, हम्म, उस टाइम हमारे 3 टीचर्स की तिगड़ी होती थी। हम्म, उसमें स्वयं प्रकाश जी जैन, हम्म, कैलाश चंद यादव हम्म, और राम रतन जी सबल, हम्म, जो मैथमेटिक्स के टीचर रहे थे। हम्म, तो मैं जब वो पढ़ाते थे तब ऐसा लगता था कि यार ये जो टीचर हैं हम्म, बहुत हाई क्लास, और उनका था भी, ऐसे हम्म, नहीं
कि मैं ही हूँ। उनसे पढ़े हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, गांव टाकड़ा के स्टूडेंट भी है जो अभी भी साज के सेवा में है, उनकी वजह से, कि उन्हीं के मोटिवेशन से ऐसे मान के चलो कि जो भी देन है, मुझे मानो या और किसी को मानो, वो उन्हीं तीनों तिकड़ियों की है। तो मैथमेटिक्स से मेरा सब्जेक्ट क्या है, पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहा है। तो तब डिसाइड किया मैंने कि मैं 12th करूँगा वो मैथमेटिक्स से ही करूँगा। तो मैंने साइंस मैथ से 12th की। तो साइंस मैथ से 12th भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न क्लियर किया। तो मैंने सोचा कि यार मैं इंजीनियरिंग करूँगा, या इंजीनियरिंग नहीं करने का भी था, तो ये था कि मैं मैथमेटिक्स का जो भी अपने स्नातक लेवल की है वो मैथमेटिक्स से करके और मैं एजुकेशन लाइन में जाऊँगा। लेकिन आप पूछ रहे हो टेक्निकल, तो टेक्निकल जाने का तो ऐसा कोई ख़ास रीज़न तो नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन थी कि हाँ चलो मुझे को ग्रेजुएशन करनी है, मैं ग्रेजुएशन करूँ। आप ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट बने हैं, जी। तो इसमें आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब आपका पढ़ाई का शेड्यूल कैसा था? अच्छा, पढ़ाई का देखिए, पहली बात तो ये है कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट ऐसे मान के चलो कि अपने राजस्थान सेवा की चतुर्श्रेणी कर्मचारी से ऊपर की ही लेवल की ही है। मैं L5 2400 ग्रेड पे का कर्मचारी हूँ। तो मेरा मानना तो ये था कि मैं इस सेवा में जाना ही नहीं चाह रहा था। फर्स्ट बात तो ये है। लेकिन मैंने अभी जब आपको बताया पहले कि मैं पहले एसएससी लेवल में था। एसएससी की मैंने बहुत तैयारी की, ऐसे नहीं कि मैंने 3 साल एसएससी को दिए हैं। एसएससी करते वक्त मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी में भी। मैंने 2012 में जैसे ही पास आउट हुआ मैं अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने सूचना सहायक का जो भी टेक्निकल का ही पार्ट होता है उसका पेपर दिया था। वो पेपर मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन उसमें सेकंड टेस्ट होता है वो टाइपिंग टेस्ट था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो ये मान के चलो कि सफलता जो भी है जूनियर असिस्टेंट की मानो या और कोई, वो रातों रात नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। तो 2012 से लेकर मैं 18 तक संघर्षरत रहा। उसके बाद एसएससी का मेरे स्टेनो का पेपर भी क्लियर हुआ। तो इसमें भी स्टेनो टाइपिंग होती है, वो भी मेरे से नहीं हुई। तो उसके बाद जो मेरा टर्निंग पॉइंट आया राजस्थान सेवा में जाने का, या जो भी मानो, वो देन है हमारे साथ थे सुभाष चंद्र यादव जी, जो अभी सहायक लेखा अधिकारी सेकंड है अपने पीएचडी डिपार्टमेंट में। वो एक्चुअली जूनियर अकाउंटेंट की उस टाइम तैयारी कर रहे थे। तो हम दोनों रूममेट थे, यानी वो और मैं दोनों एक ही रूम में जयपुर तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उनके सब्जेक्ट देखे, उनका सिलेबस देखा, तो मुझे ये लगा कि यार एसएससी में ये सिलेबस तो फर्स्ट पार्ट है, वो तो इजी वे में हो जाता है। तो फिर मैंने सेकंड पार्ट देखा, तो सेकंड पार्ट में RSR, JF&R, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ये सब्जेक्ट मेरे को ऐसे लगे यार ये तो बहुत टफ है। फिर उन्होंने मुझे कहा, मोटिवेट किया एक तरीके का कि नहीं आप कर सकते हो, तो आप इसकी तैयारी करके देखो। तो मैंने एक्चुअली जो मेन तैयारी की थी वो जूनियर अकाउंटेंट की थी। वो भी पेपर डाला, जो फॉर्म आवेदन किया वो जनवरी 2015 में मैंने फ़र्स्ट टाइम आवेदन किया। उसके बाद लगभग मेरे को 6 महीने मिले कि मैं उसके 6 महीने के बाद पेपर था। तो मैंने तैयारी की, उन्हीं के गाइडेंस में मैंने सेकंड पेपर जो मैं बता रहा हूँ RSR एंड JF&R, इकोनॉमिक्स, जो भी मैं उस टाइम में मेरे को कुछ भी नहीं आता था वो, तो मैंने उन्हीं के सानिध्य में रह के वो तैयारी की। वो पेपर भी मैंने दिया, लेकिन पेपर में ये रहा कि पेपर मेरा अच्छा गया, ऐसा भी नहीं है कि अच्छा नहीं गया। उस टाइम की जो कट ऑफ है 2011 की कट ऑफ थी, वो लगभग रही 60% टॉपर की रही थी उस टाइम। लेकिन जो मैंने पेपर दिया था वो 2013 का दिया था। तो उस टाइम मेरे परसेंटेज से 64। तो मैंने कहा यार 60 तो 2011 बैच वाले के टॉपर की थी, मेरे 64 है तो इजी वे में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब राजस्थान सरकार की दुर्दशा मानो या कुछ भी मानो, हमारा बाई लक मानो या बाई डिफ़ॉल्ट मानो, वो पेपर रद्द हो गया। वो पेपर रद्द होने के बाद मैं थोड़े दिन हताश रहा। मैंने कहा यार ये पेपर तो गया, मेहनत भी की, मेहनत ज़्यादा दिनों की नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत बहुत ज़्यादा दिनों की थी। मेहनत रही मेरे 6-7 महीने की,
64% के आसपास मेरा उस टाइम स्कोर था। तो मैंने कहा यार ये पेपर तो गया। तो वो पेपर देने के बाद मैंने कहा यार राजस्थान में हो सकती है तैयारी, कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया उसमें भी 64 रहे, ओवरऑल स्कोर दोनों पेपर ठीक थे। तो मैंने राजस्थान की तैयारी स्टार्ट की। उसके बाद ये 2013 में ही ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो मैंने आवेदन किया हुआ था पहले से ही ऑलरेडी, वो 2015 में उसकी एग्ज़ाम लगी। लेकिन यानी किस्मत जब ख़राब हो तो ये तो वो पेपर भी रद्द हो गया। तो मैंने कहा यार दोनों पेपर रद्द हो गए। फिर उसके बाद 15 के बाद 16 में मेरी शादी हो गई। तो मैं वहाँ रूम छोड़ के और मैं घर आ गया। तो दिमाग बिल्कुल पढ़ाई से दूर। उसके बाद 16 में राजस्थान सरकार ने फिर घोषणा की कि ये दोनों पेपर जो जूनियर अकाउंटेंट का है, जूनियर असिस्टेंट का है, वो फिर 2016 में राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि हम ये पेपर अब लेंगे। तो शादी के बाद जस्ट 2 महीने बाद ही ये एडवर्टाइजमेंट आ गया कि हाँ भाई ये पेपर अक्टूबर 16 में होंगे। डेट डिसाइड हो गई। दोनों ये भी एक अच्छी चीज़ मानो कि दोनों पेपरों के बीच के गैप था वो 15 दिन का ही था। यानी 5 अक्टूबर को 2016 को जूनियर अकाउंटेंट का पेपर था और 25 अक्टूबर को जूनियर असिस्टेंट का पेपर था। तो मेरे को जूनियर असिस्टेंट में जाना भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मेरा मेन मोटो था जूनियर अकाउंटेंट का। मैंने फिर से घर रह के फिर से मैंने तैयारी की। वही 6 महीने के लगभग फिर मेरे को रिवाइज़, क्योंकि ऑलरेडी रिवाइज़ किया हुआ था, तो उसको एक बार रिवाइज़ किया मैंने। और एक मेरी सबसे बड़ी कमी यह है कि मेरे को एक बार पढ़ने पर कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं जब तक उसको 10 बार लिख के नहीं पढ़ूँ तो मैंने फिर से लिखना स्टार्ट किया कि जो भी है लिखना स्टार्ट करें। तो फिर पेपर मैंने दिया 2016 में, फिर से पेपर दिया जूनियर अकाउंटेंट का। और उसके 20 दिन बाद जूनियर असिस्टेंट का भी मैंने पेपर दिया, जबकि मैं देने नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरा जूनियर अकाउंटेंट का फिर से पेपर अच्छा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं 65 के आसपास स्कोर कर रहा हूँ, जो कि मेरा हुआ भी, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन अब आपको मैं सही बताऊँ, उसमें भी मेरी किस्मत ख़राब रही। जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट आया 17 में। तो मेरा फर्स्ट, क्योंकि उसके रिज़ल्ट आए हैं 1 बाई 1 5 टाइम उसके रिज़ल्ट आए, पाँचों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने स्कोर कार्ड देखा तो मेरे उस टाइम रहे 573.18, मेरा स्कोर रहा 573.18, जबकि जो ओबीसी कास्ट का जो मार्क्स रहे वो 573.89 रहे, यानी 0.51 नंबर से मेरा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने कहा कि तैयारी भी की, सब कुछ हुआ। यानी उस दिन क्या, जो रिज़ल्ट देखा उसके बाद उस रात मैं ऐसे मान लो बहुत हताश होके रात को ना तो नींद आई ना और कुछ रहा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अब रिज़ल्ट आने के बाद होती है मायूसी कि हाँ भाई। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, देखेंगे आगे कभी ऐसा कुछ होगा तो फिर देखें। उसके थोड़े दिन बाद ही जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट आया, तो उसमें मेरा स्कोर हो गया। मैंने कहा ठीक है, इजी वे में चलोगे। जनरल फाइट करने से थोड़ा सा ही स्कोर कम था, लेकिन मैंने वो ओबीसी कैटेगरी क्लियर कर ली उसमें। तो उसमें सेकंड था वो टाइपिंग का था। तो टाइपिंग में मैंने ऐसे नहीं मेहनत नहीं की, मैंने लगभग 3 महीने तक लगातार टाइपिंग की, मेहनत की, और उसमें भी मेरा स्कोर 81 रहा। 100 में से 81 सेकंड पेपर में रहा। जबकि एफिशिएंसी में मेरे 49 थे, 50 आउट ऑफ 49। एक नंबर क्या पता आप कहाँ से रहा। टाइपिंग में 28 के आसपास है, यानी 81 रहे मेरा टोटल स्कोर। तो इस प्रकार से मैंने ये, चलो कि वो बोलते हैं ना मारवाड़ी कहावत कि भगते हुए चोर की लंगोट हाथ आए वही बहुत है। तो जो मिला मेरे को जूनियर असिस्टेंट का मिला, तो मैंने वो उसमें ज्वाइन कर लिया। और मैं अभी सहायक निर्देशक कृषि विस्तार सांगानेर में अभी पोस्टेड हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और पिछले 4 साल से लगातार सेवाएं दे रहा हूँ मैं, राजकीय सेवा। और सेवा के साथ ही मैं, ऐसे नहीं है कि अभी हताश हो गया या और है, मैं अभी भी आरएएस का या अभी जूनियर अकाउंटेंट का आया है, फिर से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं आपको दोबारा अगले साल फिर से आपके मोटिवेशन में इंटरव्यू देने आऊँ। तो आप दुआ करें कि मेरा फिर से एक बार राजकीय सेवा में सिलेक्शन हो।
तो सर ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आपका नंबर आ गया जी। इसमें कनिष्क सहायक में, हुँ। तो कितनी खुशी हुई आपको? कितनी खुशी मिली? आप कितने खुश हुए थे? अब आपको मैं बता ही चुका हूँ हुँ, कि हताश तो मैं पहले से था ही। हुँ, हुँ, एक्चुअली उस दिन की बात ये हुई कि उस दिन हमारे ननिहाल में हुँ, किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ तीसरे के दिन गया हुआ हुँ, था। हुँ, टीए की बैठक थी, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। वहाँ जो मैं बता रहा था मेरे हुँ, मोटिवेशन जिसने मेरा हुँ, माइंड चेंज किया था, हुँ, हुँ, सुभाष जी, उनका कॉल आया मेरे पास, तो मैंने वहाँ उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया, हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा कि आज जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट आ रिज़ल्ट आ गया गया। है। हाँ, हाँ, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार अभी मेरे पास है नहीं इतना, हुँ, तो मैं क्योंकि रोल नंबर वगैरह इतने याद नहीं थे, तो हुँ, मैंने घर कॉल किया कि मेरे रोल नंबर आप मेरे को हुँ, व्हाट्सअप करो। हुँ, मैंने रोल नंबर मंगवाए, फिर मैंने वहाँ बैठे-बैठे ही मैंने चेक किया, हुँ, तो वहाँ अब फर्स्ट डे होता है तो साइट नॉर्मली यही हुँ, 19-20 चली, थोड़ी नहीं चली, हुँ, रिज़ल्ट का पता नहीं चल पाया। हुँ, तो मैं आधे घंटे में वहाँ हाल-बेहाल रहा कि हाँ, यार क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर मैंने जो सुभाष जी सर हैं, उनको मैंने मैसेज किया मेरे रोल नंबर कि ये मेरे रोल नंबर है, आप चेक करके मेरे को बताओ। हुँ, फिर उन्होंने मेरा रिज़ल्ट चेक किया, फिर उन्होंने मेरे को कॉल बैक किया कि आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप भी जानते हो खुशी तो होती है कि खुशी होती हाँ, है। हुँ, तो बहुत खुशी हुई। हुँ, खुशी होने के बाद मैंने पहला कॉल मेरे पिताजी को किया। हुँ, हुँ, उनको कॉल करके कहा कि मेरा ऐसे जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हो चुका है। हुँ, फिर उन्होंने कहा कि बहुत-बहुत बढ़िया। ये है अच्छी कि अब बात है। अच्छा लगा ये सुन के। और सर आपकी जो मेन हॉबी है कोई, आपकी जो अभिरुचि है कोई, किसमें है आपकी? अभिरुचि किसमें है आपकी? अभी रुचि तो आपको क्या बताऊँ, अब हुँ, सरकारी सेवा में हैं तो हुँ, 5 डे वीक रहता है, तो रुचि तो फ़िलहाल ख़त्म है। हुँ, हुँ, अभी नहीं है आपकी रुचि। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक क्रिकेट है। का शौक है। तो क्रिकेट हम मान सकते हैं आपकी हॉबी है। बिल्कुल मान सकते हुँ, हो हुँ, हॉबी है। जब भी फ्री टाइम मिलता है कुछ ना कुछ घर पे कहीं खेलते रहते हैं। खेलते रहते बच्चों के साथ भी ऐसे हैं। नहीं है कि हुँ, हुँ, एज हमारी एज हो गई ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। बच्चों के तो सर साथ ये भी हम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ और है, जैसे जो सोशल मीडिया आजकल एक हुँ, विषय बना रहता है, तो सोशल बिल्कुल, मीडिया का अपन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो बिल्कुल। सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करके चल सकते हैं? देखो हुँ, सोशल मीडिया 2 तरीके का होता है। हुँ, एक तो आप सोशल मीडिया में से अगर एफबी, हुँ, हुँ, इंस्टाग्राम हुँ, और फेसबुक, हुँ, हुँ, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजस्थान के क्या, हुँ, इंडिया लेवल के सभी बच्चों को हुँ, ये 3 चीज़ें हुँ, दीमक की तरह खा रही हैं। हुँ, तो आप मेरा ये कहना है देखो, मैं ये नहीं मना भी नहीं कर रहा सोशल मीडिया से दूरी भी मत बनाओ हुँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में बता सकता है। हुँ, हुँ, जैसे आपका चैनल ही मान के चलो हुँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन है, तो ये सोशल मीडिया ही है। हुँ, इसको देखो, अच्छी हुँ, चीज़ है। हुँ, एसएम थॉट्स है, हुँ, मैं मानता हूँ उसको भी देखना चाहिए। हुँ, लेकिन फेसबुक, हुँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हो गया। टेलीग्राम हुँ, वगैरह, हुँ, टेलीग्राम तो ठीक है, कोई हुँ, नहीं, उसमें अच्छे अगर आप देखना चाहो। हुँ, लेकिन ऐप ये इंस्टाग्राम और ऐप भी तो इतने दीमक की तरह इंडिया के बच्चों को खा चुके हैं। यंग एज को तो मैं ये मानता हूँ हुँ, कि 85% बच्चे हैं जो हुँ, बिल्कुल इसके आदी हो चुके हैं। हुँ, हुँ, जियो ने या एयरटेल ने, वोडाफ़ोन ने नेट इतना सस्ता कर रखा है हुँ, कि जो भी देखो 2 जीबी पर डे का, 1.5 जीबी पर डे का रिचार्ज करवाते हैं और वो हुँ, देखते हैं। हुँ, अब देखो सोशल मीडिया को देखो, मैं मना नहीं कर रहा, हुँ, लेकिन सोशल मीडिया में आप अच्छी चीज़ें देखो, हुँ, मेरा ये मानना हुँ, है। हुँ, दूरी मत बनाओ, मैंने ये हुँ, कहा कि आप व्हाट्सएप भी चलाओ, हुँ, अच्छी चीज़ है। हुँ, तो ये मेरा मानना है कि सोशल मीडिया। इसका कॉम्बिनेशन होना हुँ, चाहिए हुँ, दोनों का, कि आपको चलो अच्छी बात है, फ्री टाइम मिला देखो, नहीं मिला इसका यूज़ लो, अच्छा यूज़ है। हुँ, जैसे अभी फ़िलहाल मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो हुँ, मैं ऐसा नहीं है कि अब मैं बुक्स लूँ या कोई कोचिंग सेंटर में जाके मैं हुँ, अपनी क्लासें लूँ, हुँ, तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही क्लास लेता हूँ। जितना टाइम मिलता है उतना क्लास लेता तो सर संक्षिप्त में आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कोचिंग लेना अनिवार्य होता है या अपन से घर से सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? हूँ। देखो, मैं दोनों चीज़ें मान सकता हूँ। हुँ, सेल्फ स्टडी भी अच्छी चीज़ है हुँ, और कोचिंग भी अच्छी चीज़ है। हुँ, दोनों चीज़ें अपनी-अपनी जगह 2 यानी एक मान लो गाड़ी के 2 पहिए हैं। हुँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कोचिंग है हुँ, कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। हुँ, सेल्फ स्टडी करते-करते आपको ऐसे कुछ डाउट्स मिलेंगे। हुँ, हुँ, आप पढ़ाई कर रहे हो तो डाउट्स क्लियर हो, हुँ, हुँ, ये ज़रूरी है। तो क्लियर कौन करेगा?
या तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से क्लियर करेंगे, या फिर आप किसी कोचिंग के स्टूडेंट के पास जाएंगे कि हाँ। तो मेरा मानना है कि दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह है। आपको कोचिंग लेनी है, कोचिंग भी लो। आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, सेल्फ स्टडी करो। लेकिन कोचिंग कहाँ लेनी है, ये पहले तय करना होता है अपने को कि यार में ये सब्जेक्ट है या। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ सभी दोस्तों से कि आपसे जो भी सीनियर, या तो कोई जॉब लगा होगा या जो ऑलरेडी अभी तैयारी कर रहा होगा, तो आप उससे जाके ये पूछे कि मेरे को ये सब्जेक्ट है, मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, तो मैं ये सब्जेक्ट कैसे क्लियर करूँ। तो या आप मार्केट में या जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे जाके कहें कि यार मार्केट में ऐसी कोचिंग में ये सब्जेक्ट कौन क्लियर अच्छा करवा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आप 6 घंटे क्लास किसी में जाओ बैठो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप आसपास में जाके पूछे अपने भाइयों से। बड़े भाई हैं, बहुत से गांव में ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें उससे जाके ये पूछे कि कौन से कोचिंग में कौन सा टीचर ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा पढ़ा सकता है, तो आप उसमें जाइए। मैं ये नहीं कर रहा 6 घंटे की आप पूरी क्लास लें, आप उस व्यक्ति की जाके क्लास लें और फिर अपनी सेल्फ स्टडी में उसको रखें। अच्छा बताया सर ने। तो सर ये बताइए कि आपका जो परिवार, आपका जो फैमिली है, उसमें कितना सपोर्ट रहा? तो संक्षिप्त में बता दीजिए, कम शब्दों में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि परिवार के सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली हम 4 भाई बहन हैं, उसमें हम 3 भाई बहन गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये हमारी देन, हमारे पिताजी की देन है। हमारे पिताजी भी जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से सेवानिवृत्त रहे हैं, तो सारा सपोर्ट उन्हीं का रहा है। उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि आप ये करो या ये करो, हमें जो अच्छा लगा हमने किया। लेकिन उन्होंने फाइनेंशियली जो भी हेल्प होनी थी, बुक्स लाने के लिए, कोचिंग के लिए, वो सारी हेल्प हमारे पिताजी ने की है। और वो ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं करते, अभी भी हमें जब भी ऐसा मौका मिलता है कि हाँ पिताजी मैं ये करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा लगे आपको वो करो। तो सबसे बड़ी जो देन है परिवार की वो यह है कि सबका साथ। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी शादी के बाद मेरी जॉब लगी, तो मेरी मिसेज का भी उसमें सहयोग रहा कि शादी के तुरंत बाद मेरे को यहाँ से एक्चुअली जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं है कि आप जाओ, तो मैं फिर भी उनको छोड़ के 2 महीने के लिए और मैं जयपुर गया। 2 महीने बाद ही मैं जयपुर से आया। तो ये है कि फैमिली का सपोर्ट, फुल सपोर्ट रहा है। फुल सपोर्ट। बिना फैमिली के सपोर्ट के कोई मैं नहीं मानता कि किसी का सिलेक्शन हो सकता है। फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है, वो भी पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स बहुत देते हैं लोग गांव के, या जो भी मानो कि यार नहीं हो सकता। और सेकंड चीज़ परिवार में जो फर्स्ट जॉब लगी वो हमारे बड़ी दीदी की लगी थी। वो 2012 में 3rd ग्रेड की टीचर बनी थी। उसके बाद ही धीरे धीरे मोटिवेशन हुआ कि हाँ भाई हम भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद मैं लगा, मेरे लगने के बाद मेरा छोटा भाई का सिलेक्शन अभी वो पिछले 3.5 साल से सर्विस में है, यूनियन बैंक में है, हेड कैशियर की पोस्ट पे है। तो बिना परिवार के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा बताया सर ने। तो सर आप जो लास्ट में भी जानना चाहेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना चाहोगे? देखो सब अपनी जगह तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ सब अपनी जगह अपना एक ओहदा रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसका सिलेक्शन हो गया वही बेटर है या बेस्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिनका नहीं हुआ वो भी बेस्ट है, वो भी क्रीम होते हैं। ऐसे नहीं कि जो क्रीम नहीं होते या ऐसा, उनको होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ मार्क्स जो वो रह जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप निरंतर तैयारी करते रहें। मैं 2012 से लेकर 18 तक 6 साल तक लगातार, ऐसे नहीं है कि बीच बीच में सिलेक्शन नहीं हुए हैं, छोटे बड़े जो भी हैं सिलेक्शन हुए हैं। तो मेरा यही कहना है दोस्तों से कि आप लगातार तैयारी रखें। आपको आधा घंटा मिले तो आधे घंटे बहुत है। आप फैमिली में हो तो फैमिली को टाइम दो। मैं ये नहीं कह रहा घंटे भर का टाइम मिले तो घंटे भर की, तो आप तैयारी लगातार रखें, बस मेरा यही कहना है। तो सर कोई एक लाइन, कोई सफलता की कोई दोहा, कोई एक सुविचार, कोई एक लाइन आप बता सके जो सफलता का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस का, कुछ बता सके एक लाइन। एक लाइन में यही कह सकता हूँ कि सफलता रातों रात नहीं मिलती।
सफलता के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और मेहनत भी कंटिन्यूसली। आप रोज़, मैं ये नहीं कह रहा 8 घंटे पढ़ाई करो, मैंने आज तक कभी 8 घंटे पढ़ाई की ही नहीं, ना मैंने आज तक लेट नाइट तक पढ़ाई की है कि यार मैं लेट नाइट तक लगा रहा। कंटिन्यूसली आप 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर आप टाइम दे जब भी मिले। बस मेरा यही कहना, रातों रात आज तक किसी को ना तो सफलता मिली है ना मिलेगी। और कुछ गाँव में ऐसे होते हैं कि यार मैं पैसे दे के जॉब लग जाऊँ, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप पैसे दे के कहीं लग जाएँ। सफलता मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। अपने चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन की तरफ से सर को एक छोटी सी भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। सर को धन्यवाद फिर से कहना चाहूँगा कि सर आज हमें टाइम दिया, अपना अमूल्य समय दिया, और हम सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इनका जो भी आगे का गोल लक्ष्य है वो प्राप्त करें, और भगवान को आशीर्वाद दे, शुभकामनाएं दें। और मैं फिर से अपना कहना चाहूँगा कि अभी भी कभी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप और भी लीजिए, तो मैं आगे भी आपके जो अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो आप भी अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए यूट्यूब पे और सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जो आने वाले जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके तक पहुँचे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अजय भाई का जो चैनल है सबसे बड़ा मोटिवेशन, मैं ये मानता हूँ कि हर पूरे राजस्थान को देखना चाहिए, लेकिन राजस्थान नहीं तो अपने ग्रामीण परिवेश में टांकड़ा जो ग्राम पंचायत आती है उसके अंदर आड़ा गेला, अपने जोधपुरा नयाबास, सभी बच्चों को सबसे बड़ा मोटिवेशन चैनल ज़रूर देखना चाहिए और जानना चाहिए कि गांव के आसपास के लोग जो राजकीय सेवा में है उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे नहीं की। या जैसे इनके चैनल से मुझे पता लगा 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो गांव के हैं, अपने ही गांव के हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये राजकीय सेवा में है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत अच्छा चैनल है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ अजय भाई को।